आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। पिछले टर्न में हमने देखा था इस असाइनमेंट फर्स्ट जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट पर चल रहा था। इसके फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था और हमने इस असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक के सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया था। और अब आइए इसके दूसरे पार्ट में, दूसरे लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग असाइनमेंट पे देखिएगा, ये दिया गया है कि ए निगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं और इसका एक बार स्टेटमेंट में पढ़ दे रहा हूँ कि ए निगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट रेस्ट एट द सेंटर ऑफ स्पेस इन विच देयर इज अ यूनिफॉर्म 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। उसका मतलब क्या है कि ए यूनिफॉर्म फील्ड इज वन हुज स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन आर सेम एट ऑल पॉइंट विद इन द रीजन। मतलब कि जिस रीजन में यूनिफॉर्म फील्ड की बात करेंगे वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन सब एक समान होगी। आगे कह रहे हैं कि व्हेन द निगेटिव चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट in the uniform electric field, what will its subsequent motion be? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की जा रही है क्वेश्चन नंबर 15 में। मान लीजिए कि यहाँ पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, 3 डायमेंशनल फील्ड है। 3 डायमेंशनल फील्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि ये आप यहाँ पर फील्ड लाइन शो कर रहे हैं जो कि राइट टू लेफ्ट दिखाई जा रही हैं। फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए राइट टू लेफ्ट हैं। यहाँ पर जब हम फील्ड को शो करते हैं इस फॉर्म में, तो अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये फील्ड की डायमेंशन क्या है। लेकिन अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो ये फील्ड स्पेस में मान लीजिए कि आप यहाँ पर राइट टू लेफ्ट शो कर रहे हैं, तो एक लार्ज क्रॉस सेक्शन की अगर हम सिलेंड्रिकल पाइप लें, उसके थ्रू जैसे आप स्ट्रीम फ्लो में वाटर फ्लो कर रहा हो, तो प्रत्येक जगह पर उसकी स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर फील्ड लाइंस हैं, मान लेते हैं वो 3 डायमेंशनल फील्ड है आपकी। और ये कहा जा रहा है कि जब कोई निगेटिव चार्ज यहाँ पर छोड़ा जाता है इस फील्ड में, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर आपका ये एक चार्ज है Q जो कि निगेटिव चार्ज है, इसको रिलीज कर देते हैं। रिलीज करने का मतलब कि ये फ्री है, एनी डायरेक्शन मूव कर सकता है। तो अब यहाँ पर जो इसकी मोशन है उसका सब्सिक्वेंट आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन दे रहे हैं ए। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि इट विल मूव एट ए कांस्टेंट स्पीड। It will move at a constant speed। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि it will move at constant velocity। at constant velocity। तीसरे ऑप्शन में सी में कह रहे हैं कि इट विल मूव एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट विल मूव एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चौथा ऑप्शन कह रहे हैं डी में। डी में कहा जा रहा है कि इट विल मूव विद a linearly changing acceleration। It will move with a linearly changing acceleration। और ऑप्शन नंबर 5 दे रहे हैं यहाँ पर ई में कि इट विल रिमेन एट रेस्ट
एट रेस्ट, कहाँ पर रेस्ट है? इन इट्स इनिशियल पोजीशन, इन इट्स इनिशियल पोजीशन। ये 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और इनके बारे में ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक निगेटिव चार्ज है जो कि एक यूनिफॉर्म 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। रिलीज का मतलब कि ये छोड़ दिया गया और ये फ्री है। इस पर जैसे ही कोई फोर्स लगेगा ये फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पर फील्ड है, यूनिफॉर्म है। अगर हमने फील्ड को यहाँ पर राइट टू लेफ्ट शो कर दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो फील्ड आपकी यहाँ पर राइट टू लेफ्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस सोर्स चार्ज के कारण ये फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट हुई है वो कहीं यहाँ पर है, ये सोर्स चार्ज। और जो सोर्स चार्ज है ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन आप शो करते हैं, सोर्स चार्ज के नियर अबाउट किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन है उस पॉइंट पर रखे हुए टेस्ट चार्ज के मोशन की डायरेक्शन से निर्धारित होगी। ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फील्ड की डायरेक्शन है इस सोर्स चार्ज से, यहाँ पर चार्ज चूँकि यूनिफॉर्म फील्ड है तो चार्ज को हमने यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई मान लेते हैं कि प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिसके नियर अबाउट फील्ड की हम बात कर रहे हैं, और वो फील्ड आपकी 3 डायमेंशनल होगी। और प्लेन शीट ऑफ चार्ज के केस में उसके नियर अबाउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म बनी रहती है। तो इस प्रकार का सिचुएशन यहाँ पर अगर ले लें और इस चार्ज को यहाँ पर आपने रिलीज किया, तो चूंकि ये चार्ज यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए इस चार्ज को ये जो सोर्स चार्ज होगा जिसके कारण यूनिफॉर्म फील्ड है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ जो फोर्स इस पर लगेगा वो अट्रैक्शन का होगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में आएगा। और अगर इस फोर्स को हम F कहते हैं तो ये फोर्स F चार्ज की जो स्ट्रेंथ है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड E इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कि जो चार्ज यहाँ पर रिलीज होगा उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और जैसे ही किसी भी पार्टिकल पर कोई फोर्स लगता है उसकी मोशन स्टार्ट होगी और वो मोशन एक्सेलरेटिंग मोशन होगी। ठीक है, अब देखना ये है यहाँ पर कि ये जो 5 ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा सही है। पहले में कह रहे हैं कि इट विल मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि हम वेक्टर क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपली स्पीड की बात कर रहे हैं कि कांस्टेंट बनी रहेगी स्पीड, मतलब कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस पार्टिकल पर फोर्स लगेगा उसकी मोशन एक्सेलरेटिंग मोशन होगी और हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन, तो ये आपका है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है। तो अगर एक्सेलरेटिंग मोशन है तो पहली चीज़ तो वेलोसिटी आएगी, दूसरी चीज़ ये कि वो वेलोसिटी में वेरिएशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है अगर तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होना चाहिए। मतलब कि अगर F की बात करते हैं तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या लिखते हैं, फोर्स F को लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp/dt, और जिसे आप फाइनली निकालते हैं मास इंटू dv/dt, या इसी को आप लिख देते हैं मास इंटू d2r/dt², जहाँ पर r पोजीशन वेक्टर है। अगर हम किसी पोजीशन पर इस पार्टिकल को ले रहे हैं तो इस पर अगर फोर्स लग रहा है तो इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर dv/dt या d2r/dt² एक्सेलरेशन है, और आप देख रहे हैं कि फोर्स जो है यहाँ पर जीरो नहीं है, फोर्स लगेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो फोर्स जीरो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो
d2r अपान dt स्क्वायर, ये जिसको आप लिख सकते हैं dv अपान dt, ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से वेलोसिटी v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर 0 आता तब कांस्टेंट लिख लेते। और जो इसका डबल डेरिवेटिव है ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मतलब कि इसको आप सिंपली कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन भी आपका 0 नहीं है, मतलब कि जो मोशन है वो एक्सेलरेटिंग मोशन है। तो यहाँ से आप ऑप्शन को मैच करें तो पहला ऑप्शन तो नेगलेक्ट हो गया, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर जो मोशन है वो फोर्स F के कारण है, और फोर्स F वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टोरियल मोशन होगी। मतलब कि यहाँ पर स्पीड की न बात करके हम वेलोसिटी की बात करेंगे, और इस इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाएगा, इट विल मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। तीसरे ऑप्शन पर आए तो कह रहे हैं कि इट विल मूव एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। अब जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है वो फोर्स आपका अगर कांस्टेंट है, अभी तो हमने कहा कि नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये फोर्स जो Q इंटू ई के बराबर है, ये फोर्स आपका कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E ये आपकी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्वेश्चन में ही बताया गया है कि इसकी स्ट्रेंथ और इसकी डायरेक्शन प्रत्येक पॉइंट पर एक समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और Q स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है जो कि निगेटिव है, तो यहाँ पर केवल स्ट्रेंथ की बात करनी है, स्ट्रेंथ इसका कांस्टेंट है। Q भी आपका मतलब कि जो स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज है ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कि जो फोर्स है आया आपका ये कांस्टेंट फोर्स है। और इस सिचुएशन में अगर आप ये कह दें कि एक्सेलरेशन A इक्वल टू आप जो लिख रहे हैं d2r अपान dt स्क्वायर इक्वल टू dv अपान dt, ये अब यहाँ पर क्या आएगा? कांस्टेंट। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग m d2r अपान dt स्क्वायर मास जो है वो इस चार्ज पार्टिकल का मास है। अगर हम न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है उसका मास कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल मास की बात नहीं की गई है। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन, जब आपने फोर्स को कांस्टेंट किया तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि मास कांस्टेंट ले रहे हैं। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तब यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो गया। डी में क्या कह रहे हैं कि इट विल मूव विद अ लीनियरली चेंजिंग एक्सेलरेशन। आप देख रहे हैं कि यहाँ से फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। अगले में कह रहे हैं कि इट विल रिमेन एट रेस्ट इन इट्स इनिशियल पोजीशन। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिलीज किया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन सही होगा। और ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्रीली किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है, तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, क्योंकि उस पर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा जो कि F इक्वल टू Q इंटू ई के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। अब आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हाँ बोलिए, क्या कर रहे हैं? जब हम नियर अबाउट फील्ड की बात करते हैं तो ये मान के, जब आपने क्वेश्चन में ये दे दिया गया आपको कि जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि फील्ड में प्रत्येक पोजीशन पर उसकी स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं है, क्वेश्चन में लिखा गया है। जब ये कह दिया गया कि यूनिफॉर्म 3 डायमेंशनल फील्ड है, 3 डायमेंशनल का मतलब कि स्पेस में एनी डायरेक्शन आप मूव करते हैं,
मतलब कि एनी डायरेक्शन में कोई भी पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट आपका यहाँ पर हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ पर जहाँ पर हमारा डस्टर है यहाँ पर हो सकता है, या इस वाइट बोर्ड के बैक साइड में ले रहे हैं कहीं पर। अगर 3 डायमेंशनल फील्ड है स्पेस में, तो प्रत्येक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट जैसा आपने कंसीडर किया, और प्रत्येक पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ कांस्टेंट बनी हुई है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बना हुआ है। तो अब इस सिचुएशन में ये कहना कि चार्ज जैसे जैसे सोर्स की तरफ जाएगा उसकी वेलोसिटी, उस पर लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा, ये गलत होगा, क्योंकि प्रत्येक जगह पर यूनिफॉर्म मानकर चल रहे हैं। प्रैक्टिकल पर्पज में क्या होगा वो नहीं देखना है, जो क्वेश्चन की सिचुएशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग बात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, और इसके स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि ए निगेटिव चार्ज हैविंग वेलोसिटी, ए निगेटिव चार्ज हैविंग वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पर दे रहे हैं v इज इक्वल टू v x कैप, ये वेलोसिटी दी गई है। ए निगेटिव चार्ज हैविंग वेलोसिटी v इक्वल टू v x कैप, वेयर यहाँ पर v नॉट है, वेयर v नॉट क्या है, ग्रेटर दैन 0 दिया गया है। मतलब कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 से ज़्यादा है, मतलब कि रेस्ट पोजीशन पर नहीं है। ए निगेटिव चार्ज हैविंग वेलोसिटी v इक्वल टू v नॉट x कैप, वेयर v नॉट इज ग्रेटर दैन 0, इंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इसको दे रहे हैं E इक्वल E नॉट x कैप, E नॉट x कैप, वेयर E नॉट इज ग्रेटर दैन 0, E नॉट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये 0 से ज़्यादा है। फिर से एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन को। ए नेगेटिव चार्ज हैविंग वेलोसिटी v इक्वल टू v नॉट x कैप, वेयर v नॉट इज ग्रेटर दैन 0, इंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल E नॉट x कैप, वेयर E नॉट इज ग्रेटर दैन 0। अब आगे आपको बताना है कि इन दिस रीजन द वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी, इन दिस रीजन the velocity of negative charge will be, क्या हो सकती है इसकी वेलोसिटी। पहला ऑप्शन दे रहे हैं रिमेन अनचेंज्ड, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, दूसरे ऑप्शन में दे रहे हैं इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी। अगला ऑप्शन कह रहे हैं कि डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट, डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट। नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, एंड लास्ट ऑप्शन ई है, इसमें कहा जा रहा है डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। ये 5 ऑप्शन आपके पास हैं। अब जो सिचुएशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। इसके जो पहले क्वेश्चन था वो भी एज इट इज था, क्वेश्चन नंबर 15, वहाँ पर इस प्रकार से दिया नहीं गया था, केवल सेंटेंस कहा गया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और E इक्वल टू E नॉट x कैप दिया गया है, मतलब कि ये पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म है, मतलब कि पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में आप अगर मूव करते हैं
यहाँ पर आप एक्सिस का फॉर्मेशन इस प्रकार से अगर करें प्लेन में, इसको हम एक्स एक्सिस मान लें, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है, तो जो फील्ड है वो आपकी इस डायरेक्शन में है। ये आपकी फील्ड की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ई, ठीक है। ये आपको दिया गया है। निगेटिव चार्ज की जो वेलोसिटी है जो यहाँ पर इंटर करता है, मान लीजिए कि किसी इस पॉइंट पर आप निगेटिव चार्ज माइनस क्यू को इंटर कराते हैं, लेकिन इसकी वेलोसिटी इनिशियली v इक्वल टू वी नॉट यक्स कैप है। मतलब कि ये यक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो फील्ड की डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में इस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ इंटर करता है। और जब ये फील्ड में आया तब उसके बाद अब क्या होगा ये यहाँ पर देखना है। फील्ड में आने के बाद, तो जब ये फील्ड में आया तो अब इस फील्ड के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स एफ लग जाएगा। जैसे ही फील्ड में आप ले आएंगे इसको, या फील्ड में इंटर करता है, तो अब इसकी जो वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में थी और ये दिया गया है कि वी नॉट ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कि रेस्ट पोजीशन पर नहीं है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड वी नॉट से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। और डायरेक्शन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्स कैप यूनिट वेक्टर लिया गया है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन आपकी फील्ड की भी थी, ई नॉट एक्स कैप। लेकिन फील्ड के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा एफ, जो कि आपका Q इंटू ई के बराबर होगा, ये इसकी वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और जैसे ही फोर्स लगा, अब यहाँ पर ये एक्सेलरेटिंग मोशन करना चाहेगा फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना चाहेगा। और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो जो पहले यहाँ पर वेलोसिटी है वी नॉट, जिस वेलोसिटी से ये इनिशियली मूव कर रहा था, पहले वो वेलोसिटी रिड्यूस होगी, रिड्यूस होकर जीरो होगी, और जीरो होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में फिर मूव करना शुरू करेगा, मतलब कि निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है आंसर। तो कह रहे हैं कि इन दिस रीजन द वेलोसिटी ऑफ निगेटिव चार्ज विल बी रिमेन अनचेंज्ड। रिमेन अनचेंज ये गलत हो गया क्योंकि फोर्स लग गया ना। अगर फोर्स लग गया तो वेलोसिटी में परिवर्तन निश्चित है, तय है। दूसरा, इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। इंक्रीज करने का मतलब कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, अगर उस डायरेक्शन में ये चलता, एक्सेलरेटिंग मोशन होती, तब तो वेलोसिटी बढ़ती। तो दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया कि इंक्रीज नहीं करेगी। तीसरा है डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करेगी। और चौथा और पांचवा ऑप्शन है कि इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि चौथा और पांचवा ऑप्शन तो गलत है। बचा क्या आपका सी, थर्ड ऑप्शन, डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट। तो जैसे ही किसी पार्टिकल पर फोर्स लगा, आपको हमने बताया कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है, और जिसको आप लिख देते हैं सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग कि m/d2r अपॉन dt स्क्वायर, मतलब कि मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर लिखा जाएगा फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ। चार्ज का जो मास है वो कांस्टेंट होगा, इसका मतलब कि अगर फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन a को हम लिख दें कि ये कांस्टेंट है, इसका मतलब कि जो d2r अपॉन dt स्क्वायर ये भी कांस्टेंट होगा, या आप इसको कह सकते हैं dv अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब कि जो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है ये कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
तो वेलासिटी जो है आपकी वो यहाँ पर क्या है, इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी है, लेकिन वेलासिटी की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है। जो इनिशियल वेलासिटी है पार्टिकल की, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो जो रेट है वो डिक्रीजिंग की रेट होगी। वेलासिटी का जो रेट है वो रेट ऑफ डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा यहाँ पर, कि ये इन दिस रीजन द वेलासिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करेगा। कन्फर्म है यहाँ तक? सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट आप अपना यूज करेंगे, और ये सभी चीज़ें आप लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं, और जो लोग नहीं भी पढ़े हैं वो जो हमारा पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसमें कूलाम्स लॉ के बारे में हमने बात की है, वो पढ़ लेंगे, और उसके अलावा न्यूटन्स लॉ को भी थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ बताइए। भाई आप जैसे ही इंटर कर रहे हैं पार्टिकल को फील्ड में, उस समय आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि इन दिस रीजन द वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी, लेकिन उसके पहले कह रहे हैं कि इंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो डायरेक्शन में दी गई थी, इस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। जो वेलोसिटी दी गई है उसके बारे में पूछ रहे हैं ना, कि इन दिस रीजन द वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी, तो ये वेलोसिटी दी गई है, तो इसके बारे में बात करें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, और जब फोर्स अपोजिट लगेगा तो ये वेलोसिटी रिड्यूस होगी। इस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। उसकी वेलोसिटी, जब ये वेलोसिटी रिड्यूस करके जीरो होगी, फिर नेगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी में फिर इंक्रीमेंट होता जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट रेट से वेरिएशन होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के कारण। तो ये गिवन वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। अब ये अलग का मैटर है कि वेलोसिटी ये वाली जीरो हो, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी फिर से बढ़े, तो वो तो जब फील्ड लगातार बनी रहेगी तो ये होगा ही। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो इस वेलोसिटी के बारे में पूछा जा रहा है। जो नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी इनिशियली थी वो क्या होगा उसके साथ, तो वो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर भी आपको यूनिफॉर्म फील्ड दी गई है, और इसमें लिखा जा रहा है कि ए पॉजिटिव चार्ज माइट बी प्लेस्ड एट वन ऑफ द टू डिफरेंट लोकेशन इन अ रीजन वेयर देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। हेयर द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुज मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज सोन बिलो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ इस प्रकार से बनाया गया है रीजन आपका। ये रीजन दिया गया है आपका यहाँ पर, और मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपकी ई, और ई का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब कि मॉड ऑफ ई की अगर बात करें तो ये आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीजेज किस डायरेक्शन में, इंक्रीजेज दिया गया है, सॉरी, इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट।
जाहिर सी बात है कि जो फील्ड की डायरेक्शन दिखाई जा रही है, यहाँ पर कोई सोर्स होगा आपका, सोर्स चार्ज, जिसके कारण फील्ड है। तो अब यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म है। और जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं वैसे वैसे इंक्रीज करेगी, मतलब कि सोर्स चार्ज कहीं यहाँ पर है। अब ये कहा जा रहा है कि ए पॉजिटिव चार्ज माइट बी प्लेस्ड एट वन ऑफ द टू डिफरेंट लोकेशंस। पॉजिटिव चार्ज की एक लोकेशन यहाँ पर दी जा रही है और एक लोकेशन यहाँ पर। इसको लोकेशन 1 कह दे रहे हैं और इसको लोकेशन 2 कह दे रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जब लोकेशन 1 पर है तब यहाँ पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। अगर हम यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं इस पॉइंट पर, लोकेशन 1 पर, तो इस पर जो फोर्स लगेगा F, इसको 1 कहें तो F1 इक्वल टू आएगा Q E के इक्वल। और यहाँ पर जो E है, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है E का वो आपका जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर F1 लिया आपने, यहाँ पर जो फील्ड है इसको मान लें हम कि ये E प्राइम है। और सेकेंड लोकेशन पर आते हैं तो यहाँ पर भी फोर्स की डायरेक्शन यही रहेगी जो फील्ड की डायरेक्शन है। इस फोर्स को आपने कह दिया कि ये F2 है, लेकिन ये वही चार्ज जब इस पोजीशन पर रखा गया प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ पर Q E डबल प्राइम मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज कर रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मतलब कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो F1 है इसका मैग्नीट्यूड और F2 सेकेंड फोर्स सेकेंड लोकेशन पर, इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंग F1 लेस होगा F2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो E डबल प्राइम है इसका, अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें, E डबल प्राइम का जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेटर है E प्राइम, जो कि लोकेशन फर्स्ट पर है। तो जब E आपका बढ़ गया तो F2 बढ़ जाएगा। और क्वेश्चन में यही ऑप्शन दिया गया है। पहले ऑप्शन में ए में इन्होंने दिया है कि जो आपका F1 है ग्रेटर दैन F2, दूसरे में दे रहे हैं F1 लेस दैन F2, सी में दिया है F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू 0, डी में दिया गया है F1 इक्वल टू F2 बट नॉट इक्वल टू 0, एंड थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं, फिफ्थ ऑप्शन दे रहे हैं ई F1 इक्वल टू माइनस F2 एंड नॉट इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ से क्लियरली बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमने इन दोनों के मैग्नीट्यूड के रिलेशनशिप में यहाँ पर ये लिख दिया है F1 लेस दैन F2, इसका मतलब कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि ए पॉजिटिव चार्ज माइट बी प्लेस्ड एट वन ऑफ द टू डिफरेंट लोकेशन इन ए रीजन वेयर देयर इज ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड whose magnitude increases from left to right as shown below। अब यहाँ पर देखें कि क्वेश्चन एज इट इज है, जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। सारी सिचुएशन वही दी जा रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है।
क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर ये कहा गया कि जो फील्ड है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म है। फील्ड अभी भी आपकी नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन जो चार्ज की लोकेशन है, पॉजिटिव चार्ज की जो दोनों लोकेशन दी जा रही हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लोकेशन कुछ इस प्रकार से हैं। एक लोकेशन यहाँ पर और ठीक इसके जस्ट नीचे दूसरी लोकेशन यहाँ पर। इसको इन्होंने लोकेशन 1 कहा, इसको लोकेशन 2 कहा, मतलब कि एक ही लाइन पर है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज को आप यहाँ पर रखते हैं, मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज आपने यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर जो फोर्स लगा इस पर वो इस डायरेक्शन में लगेगा और ये फोर्स F1 Q इंटू ई के बराबर होगा। यहाँ पर जब रखेंगे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू को, सेम चार्ज यहाँ पर रखा गया तो यहाँ पर भी फोर्स वही लगेगा। अब देखें यहाँ पर कि फील्ड का जो वेरिएशन है वो केवल और केवल लेफ्ट टू राइट है। फील्ड का वेरिएशन केवल लेफ्ट टू राइट है, अप एंड डाउन नहीं है। यहाँ पर जो चार्ज की सिचुएशन दी गई, अगर आप उसको देखें इस लाइन के अलोंग, तो लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो दोनों की पोजीशन एक ही एक्सिस पर है, और लेफ्ट टू राइट जब तक मूव नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी नहीं। तो अगर एक ही पोजीशन है लेफ्ट राइट के रिस्पेक्ट में, अप एंड डाउन नहीं देखना है, लेफ्ट राइट के रिस्पेक्ट में एक ही लाइन पर अगर दोनों चार्ज हैं तो दोनों चार्ज पर लगने वाला फोर्स यहाँ पर इक्वल होगा। मतलब कि इस सिचुएशन में जो F1 है वो F2 के बराबर है मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में भी बराबर होगा। मतलब कि आप ये भी लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं कि F1 इक्वल टू F2, डायरेक्शन भी सेम होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल अगर हम मूव कर दें तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं होता और ना ही डायरेक्शन में उसके वेरिएशन होता है, मतलब कि वेक्टर सिमिलर बना रहता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, अब देखें पांचों ऑप्शन आपके वही हैं। पहले में ए में दिया गया है कि F1 ग्रेटर दैन F2 है, दूसरे में F1 लेस दैन F2 है, तीसरे ऑप्शन में F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू 0, चौथा आपका ये है F1 इक्वल टू F2 नॉट इक्वल टू 0, F1 इक्वल माइनस F2 नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर चूंकि फील्ड आपकी 0 है नहीं, इसलिए F1 और F2 0 नहीं हो सकते, लेकिन F1 और F2 बराबर हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है कि F1 और F2 तो बराबर हैं लेकिन 0 नहीं है, क्योंकि इन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0 नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 लिख रहे हैं और फोर्स 0 नहीं है। ए और बी नहीं हो सकता क्योंकि सेम पोजीशन है लेफ्ट राइट के रिस्पेक्ट में। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। और 19 नंबर में देखें यहाँ पर कि सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 एक ही प्रकार से है, दोनों को एक साथ हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, और साथ ही साथ हम क्वेश्चन नंबर 20 को भी देखेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फील्ड दी जा रही है कि ये आपका कोई सोर्स है, चार्ज का सोर्स है,
और जो फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस प्रकार से बाहर निकल रही हैं। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का केस दिया जा रहा है। कुछ इस प्रकार से बना हुआ है फील्ड, जो इसके कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P, इस पोजीशन पर एक पॉइंट है P, और क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P इन डायग्राम बिलो। ये डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रख दें, मान लें कि ये प्लस Q चार्ज इस पॉइंट P पर रखा जाता है, तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी। जो ऑप्शन दिया गया है वो देख लें आप। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C, D, और 5वां ऑप्शन नन ऑफ द दीज है, E। पहले ऑप्शन में दिया गया है सिर्फ एरो बनी है इस डायरेक्शन में, दूसरे ऑप्शन में ये एरो इस डायरेक्शन में है, सी ऑप्शन में एरो इस प्रकार से है और डी में इस प्रकार से है, और लास्ट में दिया गया है द फोर्स इज 0। कह रहे हैं कि फोर्स 0 है। तो अब इस पॉइंट P पर अगर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा यहाँ पर, तो सबसे पहले तो देखें कि जो फील्ड लाइन है अगर हम उसकी बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से इस पॉइंट P से पास करेगी। फील्ड लाइंस जो दिखाई गई हैं, हम अगर इस पॉइंट पर फोर्स की बात करें इस सोर्स के कारण, तो यहाँ पर जो फील्ड लाइन है अगर इस पर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो ये टेंजेंट लाइन कुछ इस प्रकार से ड्रा होगी। इस फील्ड लाइन पर चूंकि कर्व लाइन है तो इसके इस पॉइंट P पर हम टेंजेंट लाइन ड्रा कर दें। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये सोर्स जो है इससे फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रही है, मतलब कि यहाँ पर जो चार्ज होगा वो निश्चित रूप से आपका पॉजिटिव होगा, ये चार्ज पॉजिटिव होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा। तो जो फील्ड लाइन पर आपने यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रा की, उस लाइन के एलांग इससे दूर की तरफ, मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट P पर रखे हुए पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, इससे दूर की तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स F लगेगा। इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि ये आपका ऐसे इंक्लाइंड है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डायरेक्शन बेस्ट ऑप्शन सूट करेगा, B, ये वाला सही होगा। ठीक है, केवल डायरेक्शन बतानी है फोर्स की। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, सेम डायग्राम है, सेम सोर्स है, लेकिन पॉइंट P पर जो चार्ज है उसको निगेटिव कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर जो चार्ज रख रहे हैं, अब उस चार्ज को हम -Q ले लें तो फिर से वही टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, लेकिन अब की बार चूंकि ये पॉजिटिव है तो इस निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी F। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन था, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा 20 में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कि किस प्रकार से उसकी डायरेक्शन को डिसाइड कर पाएंगे। यहाँ पर ये इतनी बात कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग है, सारी चीज़ें बेसिक हैं, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए चलते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 एक साथ ही स्टेटमेंट दिया जा रहा है।
क्या दिया गया है फॉर क्वेश्चन 21 एंड 22। यहाँ पर 3 चार्ज लिए गए हैं। ये तीनों चार्ज कुछ इस प्रकार से हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 के लिए ये आपको 3 चार्ज इस प्रकार से दे दिए गए हैं। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 21, इसमें जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 21 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि ए के कारण बी पर जो फोर्स है वो ए की तरफ, और बी के कारण ए पर जो फोर्स है वो बी की तरफ, इस प्रकार से फोर्स लगा। जाहिर सी बात है कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं। ये यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ए पर और ये बी पर, अट्रैक्शन का फोर्स है, अट्रैक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक चार्ज बी एंड सी रिपेल ईच अदर। बी एंड सी की बात करें तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, अब इनकी बात करें तो बी और सी के कारण, बी और सी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है। मतलब कि सी के कारण इस पर फोर्स लगेगा जो दोनों को मिलाने वाली लाइन होगी इसके लांग बाहर की तरफ, और यहाँ पर भी बाहर की तरफ। बी और सी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ईच अदर। देन आपको बताना है कि ए और सी में क्या रिलेशनशिप होगी। ए और सी क्या करेंगे, ऑप्शन दिया जा रहा है। देन ए एंड सी विल, पहला ऑप्शन है अट्रैक्ट, दूसरा ऑप्शन है रिपेल, सी में कह रहे हैं नाइदर अट्रैक्ट नार रिपेल। डी में कह रहे हैं अट्रैक्ट और रिपेल डिपेंडिंग ऑन चार्ज ऑफ बी। ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 में जो स्टेटमेंट दिया गया उसके अकॉर्डिंग ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि बी और सी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कि अगर ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहली सिचुएशन क्या बन रही है कि अगर ए को हम पॉजिटिव लें तो बी क्या होगा, निगेटिव होगा। दूसरी सिचुएशन कि अगर ए को आपने निगेटिव लिया तो बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये 2 सिचुएशन बनेगी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इफ ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, देन इफ ए इज पॉजिटिव बी मस्ट बी निगेटिव, एंड इफ ए इज निगेटिव बी मस्ट बी पॉजिटिव। दोनों अपोजिट पोलरिटी में होंगे। अब देखिए यहाँ पर कि अगर हम इसकी बात करें बी और सी की, यहाँ पर ये क्या था, ए एंड बी अट्रैक्ट, तो ये 2 आपके पास ऑप्शन मिले। दूसरा स्टेटमेंट है कि बी एंड सी रिपेल, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहां से क्या निकलेगा, पहला कि बी एंड सी बोथ पॉजिटिव, और सेकंड बी एंड सी बोथ निगेटिव।
ये आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव हों या तो दोनों नेगेटिव हों। अब पहले और दूसरे से आप अटैच करें कि अगर हम पहले का पहला केस ले लेते हैं, ये वाला, कि ए को पॉजिटिव ले लें और बी को निगेटिव ले लें, तो सी क्या होगा। यहाँ पर अगर ए को पॉजिटिव लिया, बी को निगेटिव लिया, अट्रैक्शन हुआ, लेकिन सी जो है वो बी को रिपेल करना चाहिए। इसका मतलब कि सी निगेटिव होना चाहिए, मस्ट बी निगेटिव। तो अगर सी निगेटिव है तो अब ये क्या करेगा, ए को, इफ ए पॉजिटिव बी निगेटिव देन सी निगेटिव, देयरफॉर ए एंड सी अट्रैक्ट करेंगे ना भाई, ए और सी अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन होगा क्योंकि अपोजिट हो गए। ए पॉजिटिव लिया तो बी निगेटिव है और सी को निगेटिव होना पड़ेगा, तो ए एंड सी अट्रैक्ट। दूसरी सिचुएशन, दूसरा वाला लें कि इफ ए निगेटिव बी पॉजिटिव होगा, देन सी, ये भी आपका पॉजिटिव लेना पड़ेगा, अगेन ए एंड सी अट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दूसरी सिचुएशन अगर लेते हैं, ए को निगेटिव कर रहे हैं आप, बी को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो सी ऑलरेडी पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि रिपेल कर रहा है। तो ए और सी पॉजिटिव और निगेटिव अपोजिट है, अट्रैक्ट। मतलब कि दोनों ही सिचुएशन में ए एंड सी अट्रैक्ट करेंगे। ऑप्शन देखें, ए एंड सी अट्रैक्ट, ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इससे रिलेटेड, इसी डायग्राम से। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या स्टेटमेंट कह रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर भी एज इट इज है, ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं है। फिर से देखा जाए स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 22 एज इट इज आपका वही डायग्राम यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज ए एंड बी रिपेल ईच अदर। अभी तक क्वेश्चन नंबर 21 में ये अट्रैक्ट कर रहे थे। ए एंड बी रिपेल, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा along द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज ए एंड बी, ये अपोजिट डायरेक्शन में ए एंड बी रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रिक चार्ज बी एंड सी अट्रैक्ट ईच अदर, बी एंड सी ये आपके अट्रैक्ट करने लगे। तो फिर से आप वही सिचुएशन बनाएं यहाँ पर कि ए को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो बी पॉजिटिव होगा, ए एंड बी अट्रैक्ट। ए अगर आपका पॉजिटिव है तो बी क्या होगा, ए एंड बी रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं, सॉरी, ए एंड बी रिपेल ईच अदर। तो ए, इफ ए इज पॉजिटिव देन बी मस्ट बी पॉजिटिव, एंड इफ ए इज नेगेटिव बी आल्सो बी नेगेटिव। या तो ये सिचुएशन होगी या तो ये सिचुएशन होगी। ठीक है। अगले स्टेटमेंट में कह रहे हैं यहाँ पर बी एंड सी अट्रैक्ट, ये आपके अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बी एंड सी अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बी को कह रहे हैं कि वो आपका पॉजिटिव है, पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बी पॉजिटिव, तो सी क्या होगा, निगेटिव, एंड सेकेंड बी निगेटिव देन सी मस्ट बी पॉजिटिव। अब बताना है कि
देन ए एंड सी विल अट्रैक्ट आर रिपेल। पहली सिचुएशन ले यहाँ पर ए को पॉजिटिव, बी को पॉजिटिव, सी इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ए एंड सी अपोजिट पोलरिटी अट्रैक्ट करेंगे, यही तो आया ना। दूसरी सिचुएशन लें, ए को निगेटिव करें, बी को भी निगेटिव करना पड़ेगा, तो सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप देख रहे हैं दूसरी सिचुएशन में कि ए निगेटिव हुआ तो सी पॉजिटिव हो जा रहा है, मतलब कि फिर से अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए सही होगा, ए एंड सी अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 एंड 22 था। और इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 पर। 23 एंड 24 को यहाँ पर देखें। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24, इसके लिए यहाँ पर आपको दो चार्जेज दिए गए हैं। पॉइंट चार्ज ये आपका प्लस क्यू है, और इससे डी डिस्टेंस पर, कैपिटल डी डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज दिया गया है, और ये चार्ज आपका -2q है। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 के लिए अरेंजमेंट दिया गया है। और जो क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन 23, इसमें दिया जा रहा है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज वर्सेस फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज। ये आपका फर्स्ट चार्ज है और ये सेकेंड चार्ज है। इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं। आप देखें कि पहला ये इस प्रकार से एरो है, और यहाँ पर एरो राइट टू लेफ्ट है, स्मॉल है, लेंथ पहला ऑप्शन है। बी में दिया गया है यहाँ पर ये एरो, और ये एरो लंबाई में ज़्यादा है। सी में एरो की डायरेक्शन सेम है, लेंथ इक्वल है। डी ऑप्शन में दिया जा रहा है एरो की लेंथ तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट कर दी गई हैं। ई में दिया गया है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी लेफ़्ट टू राइट, इसकी राइट टू लेफ़्ट, लेकिन लेंथ का डिफरेंस है। एफ में दिया गया है लेंथ इक्वल है, डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है। जी में कहा जा रहा है कि बाहर की तरफ हैं दोनों एरो इक्वल लेंथ में। फोर्स को वेक्टर फॉर्म में शो कर रहे हैं, और वेक्टर की डायरेक्शन और उसकी लेंथ यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका जी ऑप्शन है। एच में दिया गया है ये एरो लेफ्ट साइड, दूसरी एरो राइट साइड, लेकिन लेंथ को बढ़ा दिया इन्होंने। फिर आई ऑप्शन, इसमें कई ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। और भी ऑप्शन दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से। इन्होंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए कई ऑप्शन दे डाले, 11 ऑप्शन कुल दे दिए हैं यहाँ पर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑप्शन हमने रखा है और इसमें आपका आंसर मिल जाएगा, इसलिए मैंने आगे की बात नहीं की। यहाँ पर देखें कि जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये देखें कि जो एरो दी गई हैं इनमें हम इन दोनों चार्ज के बीच अगर फोर्स की बात करते हैं तो जो चार्ज यहाँ पर ये है इस पर 2 के कारण जो फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों चार्ज यहाँ पर अपोजिट पोलरिटी में हैं, तो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स आएगा वो तो आपका K Q इंटू 2Q अपॉन D स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड तो यही होगा, इसके बराबर होगा। मतलब कि दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि दोनों पर जो फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में दिखाया जाएगा। अगर इस फोर्स को कहते हैं कि ये आपका F1 ड्यू टू 2 है, चार्ज 1 पर 2 के कारण, और ये आपका F2 1 है। तो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप इनकी बात करते हैं तो F12 मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट F21 ये आता है। अगर हम इन दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा F21 के, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड बराबर है। और मैग्नीट्यूड बराबर है इसका मतलब कि एरो की लेंथ तो इक्वल होगी, एरो की लेंथ इक्वल होगी और दोनों फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्शन की डायरेक्शन में शो करने होंगे। मतलब कि चार्ज Q चार्ज -2Q को अट्रैक्ट करेगा और -2Q Q को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर ढूंढें कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखें कि पहले ऑप्शन में अट्रैक्शन तो है लेकिन एरो की लेंथ छोटी बड़ी है, यहाँ पर कम है यहाँ पर ज़्यादा, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरे में एरो की डायरेक्शन दोनों यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट है, ये भी गलत हो गया, और एरो की लेंथ भी कम ज़्यादा है। सी में देखें कि एरो की लेंथ तो इक्वल है लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अपोजिट होनी चाहिए, तो सी भी गलत है। डी में फिर से वही कंडीशन, इक्वल लेंथ है लेकिन डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट सेम डायरेक्शन है, ये भी गलत हो गया। ई में बात करें तो फिर से देखें कि एरो की डायरेक्शन अट्रैक्शन तो आया लेकिन अब ये आपका छोटा है फोर्स और ये फोर्स बड़ा है, फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे लेकिन यहाँ पर डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन एफ पर आएँ तो यहाँ पर देखें कि एरो की लेंथ इक्वल है और डायरेक्शन भी अट्रैक्टिव है एक दूसरे की तरफ, ठीक है। इसका मतलब कि ऑप्शन एफ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन जी, एच, आई सब गलत हैं, केवल ऑप्शन एफ यहाँ पर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है दोनों चार्ज पर लगने वाले फोर्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें, इसी डायग्राम से, इसी अरेंजमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्सेज ऑन फर्स्ट चार्ज टू दैट ऑन द सेकंड चार्ज। जो फोर्सेज यहाँ पर लग रहे हैं उनके रेशियो की बात कर रहे हैं, मतलब कि मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। तो आप यहाँ पर बताना है कि फोर्सेज ऑन द फर्स्ट चार्ज F12 अपॉन फोर्स ऑन सेकंड चार्ज F21, और कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों फोर्स F12 F21 मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, तो इसलिए ये रेशियो आपका 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन बी में दिया गया है 1 रेशियो, ए में दिया गया है 1/2, बी में 1, सी में 2, डी में 1/4, ई में 4। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा जिसमें 1 दिया जा रहा है। ऑप्शन जो ऑप्शन दिए गए थे, ए 1/2 है, बी 1 है, सी 2, डी 1/4 है एंड ई 4 है।
यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, रेशियो हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट ही है कि अगर इफ़ 2 स्टैटिक पॉइंट चार्जेज आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस, then the electrostatic force of attraction or repulsion acting on the two charges is directly proportional to the product of the strength of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them, and also these two forces always directed along the line joining the two charges, and this is the statement of Coulomb's law. सो हियर ऑलवेज ये आपका जो है इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड बना रहेगा दोनों फोर्स का, तो रेशियो बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर दिया जा रहा है कि ए पार्टिकल ए हैविंग चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट पी, एन अदर पार्टिकल बी हैविंग चार्ज प्लस 2q इज प्लेस्ड एट पॉइंट क्यू, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हम यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया जा रहा है उसको लिख लेते हैं और उसके बाद कुछ लोग जो है कमेंट करके बता भी रहे हैं, देखते हैं कि सही बता रहे हैं गलत, तो मैच कर लिया जाए आंसर और साथ में उनके कमेंट को भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 25 ये कहा जा रहा है ए पार्टिकल ए, मान लीजिए कि यहाँ पर ये पार्टिकल है आपका ए, हैविंग चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी, कुछ मिसप्रिंट है इसमें, ए पार्टिकल हैविंग चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी, अनदर पार्टिकल बी हैविंग चार्ज प्लस 2q प्लेस्ड एट पॉइंट Q। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट Q है और यहाँ पर पार्टिकल B है, ये पार्टिकल A है और पॉइंट Q पर पार्टिकल B है जिस पर चार्ज प्लस 2q है। और यहाँ पर अब देखें स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ध्यान से सुनिएगा, ये सिचुएशन दी गई है। पहला स्टेटमेंट है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन पार्टिकल ए इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन डायरेक्शन ऑफ क्यू फ्रॉम पी। फिर से स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल ए पर जो कि पॉइंट पी पर सिचुएटेड है, इस पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी आपका यहाँ पर पॉजिटिव है, तो अगर हम फोर्स के डायरेक्शन की बात करेंगे तो जो दोनों को मिलाने वाली लाइन है उसके अलांग रिपल्सन का फोर्स की डायरेक्शन पार्टिकल ए पर ये डायरेक्शन होगी। और पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल ए इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ क्यू फ्रॉम पी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ क्यू, मतलब कि क्यू पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन पी से जो है, तो पी से इसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, मतलब कि P टू Q की डायरेक्शन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पार्टिकल A पर फोर्स है उसकी डायरेक्शन में है। पार्टिकल A पर फोर्स ये FA मान लें, तो इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि अपोजिट है, मतलब कि पहला स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये आपका फॉल्स है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, सेम नहीं होगी। P से Q की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन पार्टिकल A पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन पार्टिकल A, जो यहाँ पर फोर्स है ये
पार्टिकल ए पर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, एफ ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन पार्टिकल ए इज सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल बी। पार्टिकल बी पर जो फोर्स लगेगा ये भी रिपल्सन का होगा, और यहाँ पर जो फोर्स है एफ बी अगर लें तो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ ए एफ बी मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स था। तीसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि इफ़ द डिस्टेंस पी क्यू इज हाफ्ड, जो डिस्टेंस पी क्यू है, पी क्यू इसको हाफ कर दिया जा रहा है, द फोर्स ऑन पार्टिकल ए इज डबल्ड, जो पहले फोर्स था, अभी यहाँ पर एफ ए की बात करें इनिशियली, तीसरे में इनिशियल सिचुएशन क्या है, एफ ए इक्वल टू के, और पार्टिकल ए पर चार्ज है क्यू, पार्टिकल बी पर चार्ज है प्लस 2q, तो q इंटू 2q अपान, अगर डिस्टेंस को हम यहाँ पर मान लेते हैं कि r है दोनों के बीच, तो यहाँ पर r स्क्वायर हुआ, आफ्टर r 10 टू r/2, जब r को आधा कर दिया गया, कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस पी क्यू है जो कि r आप ले रहे हैं उसको हाफ कर दिया गया, देन एफ ए मान लेते हैं कि प्राइम है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू इंटू 2q अपान r/2 होल स्क्वायर, मीन्स ये आपका आ गया 4k क्यू इंटू 2q अपान r², मतलब कि ये आपका 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स एफ है। और जबकि इसमें क्या कह रहे हैं कि फोर्स ऑन पार्टिकल ए इज डबल्ड, डबल नहीं होगा 4 टाइम होगा, मतलब कि स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, इफ डिस्टेंस पी क्यू इज हाफ्ड द फोर्स ऑन पार्टिकल ए इज डबल्ड इज रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज द फोर्स ऑन पार्टिकल ए बिकम्स 4 टाइम द इनिशियल फोर्स। अगले पॉइंट में कह रहे हैं 4th नंबर में, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन पार्टिकल बी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पी फ्रॉम क्यू। अब वही सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं जैसा कि ए के बारे में बात किया था इन्होंने। यहाँ पर पार्टिकल बी पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन पी टू क्यू है, इसकी जो डायरेक्शन है फोर्स की पी से क्यू की डायरेक्शन में है। लेकिन ये कह रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल बी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पी फ्रॉम क्यू। पी फ्रॉम क्यू की डायरेक्शन क्या है, क्यू टू पी है, मतलब कि ये स्टेटमेंट आपका जो 4th नंबर स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ पर फॉल्स है। अगले ऑप्शन में कह रहे हैं कि ए पार्टिकल हैविंग चार्ज -3q इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन p एंड q विल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स। ऐसे क्वेश्चन तो आप जूनियर क्लासेज में बहुत सारे लगाए होंगे। यहाँ पर जो आपका ये चार्ज दिया गया है पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी, इसके ठीक मिड पॉइंट पर यहाँ पर एक चार्ज रख रहे हैं, और इस चार्ज को आपने कहा कि ये -3q चार्ज है, P एंड Q के मिड पॉइंट पर रख रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस पर जो नेट फोर्स है वो 0 होगा, मतलब कि दिस पार्टिकल विल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स। तो अब यहाँ पर देखें कि ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि चार्ज जो पार्टिकल बी है उसके कारण फोर्स एफ बी यहाँ पर लगेगा इस पॉइंट पर, और इसके पार्टिकल ए के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा एफ ए। इसको हम प्राइम मान लें कि एफ ए एफ बी आप मान चुके थे पहले, एफ बी प्राइम एफ ए प्राइम। अब दोनों को कैलकुलेट कर लिया जाए। एफ ए की बात करें
एफ ए प्राइम, तो ये इक्वल टू आ जाएगा के क्यू इंटू 3Q अपान डिस्टेंस को मिड पॉइंट पर रखा गया। अगर टोटल डिस्टेंस यहाँ पर r ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस यहाँ पर r/2 और ये डिस्टेंस भी r/2 बचेगी, तो r/2 होल स्क्वायर ये आएगा। एफ बी प्राइम की बात करें तो ये आपका आ रहा है के 2Q इंटू 3Q अपान r/2 होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें सेम हैं। यहाँ पर जो फोर्स आएगा आपका ये आ जाएगा 4 3 12 के क्यू स्क्वायर अपान r स्क्वायर। और एफ बी प्राइम की बात करें तो ये कितना आ जाएगा आपका 24 के क्यू स्क्वायर अपान r स्क्वायर। मतलब कि फोर्स इक्वल नहीं है। एफ ए प्राइम ये आया आपका, एफ बी प्राइम ये आया, दैट इज एफ ए को 2 टाइम्स अगर कर दिया जाए तो इक्वल हो जाएगा एफ बी प्राइम के। ये रिलेशनशिप आ रही है। और अगर एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी प्राइम, एफ ए प्राइम इज नॉट इक्वल टू एफ बी प्राइम, so net force on charge minus 2Q is, अब जो फोर्स ज़्यादा है यहाँ पर एफ बी ज़्यादा है तो एफ बी प्राइम माइनस एफ ए प्राइम नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट इसमें कहा गया कि ये पार्टिकल हैविंग चार्ज -3Q इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन P एंड Q विल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स। ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो एक्सपीरियंस होगा। लास्ट पॉइंट में कह रहे हैं 6 नंबर में, इफ़ द डिस्टेंस PQ इज डबल्ड द फोर्स ऑन पार्टिकल विल बिकम 1/4। अगर डिस्टेंस को डबल कर दे रहे हैं, यहाँ पर जो डिस्टेंस r थी, जो फोर्स है एफ ए जो कि एफ बी के बराबर है, दोनों चार्ज जो P और Q पर हैं इनके बीच की डिस्टेंस r को अगर हम 2 टाइम्स कर दें तो फोर्स K Q इंटू 2Q अपान 2r स्क्वायर ये आपका आ जाएगा। और ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर सिंपली आ जाएगा 1/4 K Q इंटू 2Q अपान r स्क्वायर। डिस्टेंस को अगर हम डबल ना करते तो इनिशियली ये फोर्स होता, लेकिन अब 1/4 टाइम, मतलब कि जो फोर्स है बिकम 1/4, 1/4 हो जाएगा अपनी इनिशियल वैल्यू का। मतलब कि ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका हमने बताया कि वो फॉल्स था। दूसरा स्टेटमेंट आपका जो है ये ट्रू था। तीसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स था। चौथा स्टेटमेंट फॉल्स था। पांचवा स्टेटमेंट फॉल्स था। छठा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ये यहाँ पर हुआ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 भी एज इट इज़ है, इसको आप लोग कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया है ए पार्टिकल ए हैविंग चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट पी, another particle B having charge -2Q is placed at point Q, state whether each of the following statement is true or false। सभी स्टेटमेंट्स वही हैं, केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 26 में इस चार्ज को -2Q कर दिया जाए तो जो क्वेश्चन नंबर 25 में स्टेटमेंट आए थे उसमें अब कौन सा गलत होगा और कौन सा सही होगा ये यहाँ पर देखना है। आज के लेक्चर में इतना ही। अभी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए हैं। इस असाइनमेंट में आपको कुल जो क्वेश्चन की संख्या है वो यहाँ
25 का फोर्थ, 25 फोर्थ में दिया गया है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन पार्टिकल बी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पी फ्रॉम क्यू। डायरेक्शन ऑफ पी फ्रॉम क्यू, क्यू से पी की डायरेक्शन क्यू पी होगी। देख लें यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ P फ्रॉम Q इज क्यू पी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन ऑफ P फ्रॉम Q इज द डायरेक्शन क्यू पी। एंड फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल B, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल B इज, पार्टिकल B पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, मतलब P से Q की डायरेक्शन में है, ये आपका PQ है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो सेम नहीं हो सकते, इसलिए ये आपका ऑप्शन जो है फॉल्स है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, कल देखते हैं आगे इसके। और इसमें क्वेश्चन की संख्या अभी बहुत है, क्वेश्चन आपका 55 क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन अगले टर्न पे डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।